स्वागत है एक बार फिर से कंप्यूटर की क्लास नंबर 3। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। उम्मीद है कि पिछले 2 क्लासेस में जो हमने आपको इन्फॉर्मेशन दी होगी वो आपके काम की आई होगी। बहुत सारे अभ्यर्थियों के प्रश्न आ रहे थे कि कहाँ इसकी PDF मिलेगी। तो मैं वीडियो के स्टार्ट में ही आपको बता देता हूँ, क्योंकि फिर मैं बीच में बताऊँगा तो जो फ्लो बनता है वो बिगड़ जाता है। तो PDF सभी क्लासेस की टेलीग्राम पे मिल जाएगी। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। जैसे ही आप टेलीग्राम को ज्वाइन करेंगे तो पिन बॉक्स में आप जैसे ही जाएंगे, टेलीग्राम के पिन बॉक्स में आपको जो करंट होगी क्लास, यानी कि जैसे कि अभी ये तीसरी चल रही है तो तीसरी की वहाँ पर PDF पिन कर दी जाती है, वो आपको अवेलेबल हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद जैसे ही पिन पे आप क्लिक करेंगे तो पिछली क्लास की PDF आपको लगातार मिलती जाएगी। और बाकी अगर आपको स्पेशल ये PDF चाहिए होगी तो बायो सेक्शन में, हमारे अबाउट सेक्शन में हमारा बिजनेस ईमेल आईडी है, वहाँ से आप हमें संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आज थोड़े अलग क्वेश्चंस लेके हम आए हैं। पिछले 2 क्लास में हमने बेसिक्स रखा था, आज कुछ हम नया ऐड ऑन कर रहे हैं। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हम आपके लिए लेते आएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जो सबसे पहला क्वेश्चन आज है कि प्रोसेस डेटा किसे कहते हैं। डेटा तो आप समझते होंगे, ठीक है। डेटा क्या होता है कि इंफॉर्मेशन होती है, ठीक है। यानी कि जैसे कहीं भी आपको जाना हो, जिस जगह पे आप घूमने जा रहे हो, तो वहाँ के बारे में इंफॉर्मेशन जो कलेक्ट करते हैं एक प्रोसेस्ड फॉर्म में, उसे जो है डेटा कहते हैं। ठीक है, तो प्रोसेस डेटा क्या होता है? इनपुट, आउटपुट, प्रोसेस या ये सभी। तो इनमें से आपको बताना है कि प्रोसेस डेटा क्या होता है। तो जो प्रोसेस डेटा होता है वो आपका आउटपुट होता है। आप समझ लेते हैं कि प्रोसेस डेटा क्या होता है, जो मैंने ऑलरेडी आपको बताया आउटपुट के फॉर्म में। कि जैसे आपको मान लो दिल्ली घूमना है, तो दिल्ली में जिस जगह आप जा रहे हो, कैसे आपको जाना है, कहाँ से जाना है, आपका नियरेस्ट रेलवे स्टेशन कौन है, अगर आप रेलवे स्टेशन से जा रहे हैं, बस स्टैंड से जा रहे हैं, तो आपको जो एक रॉ डेटा होता है, फिर उसके जो कलेक्टिव फॉर्म में आप इंफॉर्मेटिव फॉर्म में अपने पास स्टोर करते हो, उसको ही उस दौरान जो प्रोसेस है उसको प्रोसेस कहते हैं। और जब आपका फाइनल आउटपुट आता है उसको ही प्रोसेस डेटा कहते हैं, यानी कि आउटपुट होता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यही यहाँ पर जो है समझाया गया है कि जो प्रोसेस डेटा होता है एक सूचना के तहत एक इन्फॉर्मेशन होती है, जो आपको एक प्रोसेस फॉर्म में, यानी कि आप इसे एक सिंक्रोनाइज फॉर्म में भी आप इसको कह सकते हैं। आप देख सकते हैं डेटा प्रोसेसिंग के जरिए डेटा ग्राफ्स, दस्तावेज और ऐसे फॉर्मेट में बनाए जाते हैं कि जिससे आप आसानी से समझ सकते हैं। एक दिल्ली जाने का एक मैं नॉर्मल आपको एग्जांपल दे रहा हूँ। अगर मान लो आप किसी कंपनी के एम्प्लॉय हो, आपको किसी कंपनी अपने क्लाइंट से कुछ इन्फॉर्मेशन लेनी है और कुछ इन्फॉर्मेशन उसको देनी है, तो एक जो आप डिजिटल फॉर्मेट में PPT बना के, ग्राफ्स बना के उसको समझाओगे, वो आपका जो है कंप्लीट प्रोसेस होता है। अब डेटा के कुछ फ़ायदे होते हैं, यानी कि जो प्रोसेसिंग डेटा होता है उसके क्या फ़ायदे होते हैं, ठीक है। इसीलिए कहते हैं हमारी जो MCQ सीरीज होती है वो MCQ ही नहीं है, एक पूरा मिश्रण है, एक पूरा निचोड़ है, जो आपको समझ में आएगा कि किस तरह से चीज़ें होती हैं। ठीक है, अगर आप पिछली 2 क्लासेस आपने ज्वाइन की होगी तो आपको धीरे धीरे चीज़ें जो है समझ में आएंगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं डेटा प्रोसेसिंग में व्यवसायों को सूचित निर्णय, यानी कि तमाम ये वही चीज़ मैं आपको समझा रहा हूँ कि बिल्कुल कलेक्टिव फॉर्म में इन्फॉर्मेशन अगर आप किसी को दे रहे हैं, ताकि जो इन्फॉर्मेशन आप दें वो उसको सीधे से समझ में आए। इससे दक्षता बढ़ती है, यानी कि जो इफिशियंसी होती है वो बढ़ती है। ठीक है, डेटा प्रोसेसिंग से आपूर्ति श्रृंखलाओं में बाधाओं का पता चलता है। यानी कि अब ये बाधाओं से रिलेटेड मैं एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे मैंने आपको बताया कि आपको यहाँ से दिल्ली जाना अपने घर से, तो कहाँ से बस स्टैंड नहीं जाएंगे, कहाँ से बस होने में आपको दिक्कत हो सकती है। तो अगर सभी चीज़ों का आप इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे तो आसानी से उन बाधाओं, उन सर्कमस्टांसेस को आप जो है क्रॉस करके, हर्डल को क्रॉस करके आसानी से दिल्ली पहुँच सकते हैं। ठीक है, ये है। ठीक है, अभी आपने देखा होगा कि वेदर फोरकास्टिंग में भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट रोल ये अदा करते हैं। खासकर जैसे AI आया हुआ है तब से तो और चीज़ें आसान हो गई हैं। बाकी आप हमें ट्विटर पे भी
फॉलो कर सकते हैं, आप हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। और उत्तराखंड के तमाम जितने ग्रुप सी के एग्ज़ाम होते हैं, इवन ये अगर आप ट्रिपल सी कर रहे होंगे तो भी ये आपको जो है फ़ायदा करेगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत में परम सुपर कंप्यूटर का निर्माण किस संस्था के द्वारा हुआ था। तो यहाँ पर सीडेक, आईआईटी कानपुर, बार्क, आईआईटी दिल्ली। तो जो इंडिया में सबसे पहले जो परम सुपर कंप्यूटर का निर्माण हुआ था वो सीडेक के द्वारा हुआ था, जो कि एक संस्था है जिसका नाम है सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग। तो कभी सीडेक का फॉर्म भी आ सकता है। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा कि सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग। ठीक है, चलिए अब थोड़ा सीडेक के बारे में जान लेते हैं, समझ लेते हैं क्या है कि कहाँ है सीडेक, यानी कि जो है सेंटर फॉर डेवलपमेंट एंड एडवांस कंप्यूटिंग जो संस्था है वो आपकी पुणे में स्थित है। ठीक है, और ये स्पेशली अगर हम बात करें कि जो परम कंप्यूटर है उसका नामकरण कैसा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको समझ में आएगा परम शब्द जो है संस्कृत के सर्वोच्च शब्द से लिया गया है, जिसका मतलब पैरेलल मशीन भी होता है। यानी कि परम, अगर अच्छा एक क्वेश्चन कभी ये घुमा के भी हो सकता है कि पैरेलल मशीन का सबसे पहले उद्घाटन किस कंपनी ने किया था। सोचिए, क्वेश्चन वही है कि सीडेक का ठीक है कि परम कंप्यूटर का निर्माण किस संस्था ने किया था। अगर मैं इसी को घुमा के आपको बोल दूं कि पैरेलल मशीन जो भारत में बनाई गई थी उसको किस संस्था ने डेवलप किया था, तो आप कह देंगे यार पैरेलल नाम तो हमने पहली बार सुना है, लेकिन पैरेलल जो परम कंप्यूटर है उसी को ही पैरेलल मशीन भी कहा जाता है, उसका नामकरण भी है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। बाकी ये और भी जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं आपके परम के बारे में वो यहाँ पर दिए गए हैं। जैसे भारत के शुरुआती सुपर कंप्यूटिंग में से एक था, और आप देख सकते कई जनरेशन और के हिसाब से इसको बनाया गया है। और परम 8000 भारत का पहला सुपर कंप्यूटर है जो कि 1991 में लॉन्च किया गया था। तो ये भी क्वेश्चन आ सकता है, इसे आप जनरल स्टडीज़ के तौर पर भी, जनरल नॉलेज के तौर पर भी ले सकते हैं, वहाँ भी आ सकता है कि परम 8000 भारत का पहला सुपर कंप्यूटर कौन था। तो परम 8000 था और ये 1991 में लॉन्च हुआ। और परम युवा 2 को भारत के बेहतरीन सुपर कंप्यूटर के रूप में जाना जाता है। और ये हाइब्रिड टेक्निक और प्रोसेसर और तमाम जो एडवांस टेक्नोलॉजी उसके अनुसार ये बना हुआ। उसके अलावा नवंबर 2000 में परम सिद्धि AI दुनिया का 63वां सबसे तेज सुपर कंप्यूटर था, जिसे डॉक्टर विजय भटकर को भारत का सुपर कंप्यूटर जनक कहा जाता है। उन्होंने ही परम सुपर कंप्यूटर का निर्माण किया था। चलिए ये क्वेश्चन जो है एक इम्पॉर्टेंट है, जैसे कंप्यूटर का जनक चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है, वैसे भारत में ही अगर सुपर कंप्यूटर का जनक कैसे कहा जाता है तो विजय भटकर को सुपर कंप्यूटर का जनक कहा जाता है। उन्हीं के नेतृत्व में और उन्हीं के देखरेख में जो है सुपर कंप्यूटर का निर्माण हुआ था। तो बहुत सारे ट्रिकी क्वेश्चन है, इसीलिए मैं कहता हूँ हमारा जो MCQ सेट होता है वो बिल्कुल अलग होता है, जहाँ पर आपको इतनी डिटेलिंग हम देते हैं कि जैसे आप किसी क्लास में बैठे हों और आपको जो है सारी चीज़ें बननी हो। एक कोशिश करेंगे हम कि वंस इन अ वीक आपको लाइव सेशन भी दें। कोशिश है, बहुत सारी चीज़ें आप आगे आपको देखने को मिलेंगी हमारे चैनल से, तो जुड़े रहिएगा ज़रूर। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कमांड्स को संपन्न करने की प्रक्रिया है। सबसे पहले हम समझ लेते हैं कमांड्स क्या होते हैं। जैसे याद हो हमने पिछले क्वेश्चन में एक ऑपरेटिंग सिस्टम था MS-DOS, ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट जो है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, जो कि एक कमांड बेस्ड था। कमांड मतलब जनरली होता है, कमांड का अगर आप हिंदी कहें आदेश देना, ठीक है। तो जो इसी तरह से हम कंप्यूटर को भी आदेश देते हैं। हालांकि आजकल कमांड बेस कम हो गए हैं, बट आजकल आप क्योंकि GUI का ज़माना है, ग्राफिक यूजर इंटरफेस दो होते हैं, विंडो की जो है कमांड बेस और उसके अलावा ग्राफिक यूजर बेस जब से हो गया, यानी कि जो आप स्क्रीन पर देखते हैं बस क्लिक मारते हैं इधर से उधर से डिजिटल फॉर्मेट में। तो जब से GUI का इस्तेमाल हो गया तब से कमांड थोड़ा सा कम हो गया। तो इसी के तहत ये क्वेश्चन है कि कमांड्स को संपन्न करने को जो उसकी
प्रोसेसिंग होती है उसको क्या कहते हैं, फैचिंग कहते हैं, स्टोरिंग कहते हैं, डिकोडिंग कहते हैं। तो अब आप उसकी या फिर एग्जीक्यूटिंग कहते हैं। तो जो एग्जैक्ट आंसर है वो आपका एग्जीक्यूटिंग है। क्यों है वो भी मैं आपको आगे बताने वाला हूँ, क्या क्या एक एक चीज़ होती है करके। अब फैचिंग समझ लेते हैं। फैचिंग क्या होता है, डेटा को एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित, यानी कि ट्रांसफ़र को जो है फैचिंग कहते हैं। जैसे डेटा फैच हो गया हमारा, ठीक है, डेटा रिट्रीव हो गया। रिट्रीव मतलब जो डेटा लॉस हो गया उसको हमने अगर फिर से सेव कर ले तो उसको रिट्रीव करते हैं। ये काफ़ी ट्रिकी वर्ड होते हैं, इसे आप वोकैबुलरी भी बोल सकते हैं, टर्मोलॉजी भी बोल सकते हैं, जो कि कंप्यूटर के क्षेत्र में होती हैं। तो फैचिंग क्या होता है कि डेटा को ट्रांसफ़र करना फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। यहाँ पर प्लेस मतलब होता है कि वन फोल्डर टू अनदर फोल्डर, या फिर वन हार्ड डिस्क टू अनदर हार्ड डिस्क, या फिर वन पेन ड्राइव, जो भी स्टोरेज से आप ले सकते हैं इसको कनेक्ट कर सकते हैं। स्टोरिंग तो आपको समझते हैं। डिकोडिंग समझ लेते हैं। डिकोडिंग एक होता है कोडिंग, एक होता है डिकोडिंग। आपने ध्यान दिया होगा जब आप वो पढ़ते हैं वर्बल और इस तरह की रीजनिंग पढ़ते हैं, उसमें डिकोडिंग और कोडिंग बहुत अच्छे तरीके से आपको समझ में आए। तो वही है ये भी वही है, ठीक है। डिकोडिंग की प्रक्रिया है कोडेड फाइल को उसके मूल रूप में वापस परिवर्तित करने को डिकोडिंग कहते हैं। सिंपल सी बात है। लेकिन जो कमांड के दौरान जो उसके बाद जो संपन्न प्रक्रिया होती है उसे जो है एग्जीक्यूटिंग ही कहते हैं। एग्जीक्यूटिंग क्या होता है बेसिकली, अब मैं यहाँ पर वही जो मैंने आपको क्वेश्चन 1 में एग्जांपल दिया था कि दिल्ली जाने का, मतलब आपने डेटा लिया, इन्फॉर्मेशन ली, उसको प्रोसेस किया, उसके बाद उसको एग्जीक्यूट किया। मतलब आप मान लीजिए मैं कहता हूँ उत्तराखंड से देहरादून से बैठे, आप जब दिल्ली पहुँच गए, वो आपका फाइनल आउटपुट हुआ, जो कि उसी दौरान जो प्रोसेस के दौरान आपने एग्जीक्यूशन किया, आप बस में बैठे, ट्रेन में बैठे, तब जाके आप दिल्ली पहुँचे। दैट इज़ द जो बिटवीन की जो प्रोसेस है वही आपकी एग्जीक्यूटिंग होती है। यानी कमांड को जो प्रक्रिया हम फाइनल स्टेज तक पहुंचाते हैं उसको जो है हम एग्जीक्यूटिंग के फॉर्मेट में जो है लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं टू डिकोड इज टू टेक आउट कोड एंड पुट इनटू अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज इज कॉल्ड एग्जीक्यूटिंग, ठीक है। एग्जीक्यूटिंग ये होता है कि किसी भी चीज़ को, ठीक है, यहाँ पर बेसिक जो समझने वाली बात है अब समझते हैं कि किस तरह से फॉर्मेट में आप एग्जीक्यूटिंग करते हो। मैंने आपको वो बताया एक जो एग्जांपल देके दिल्ली टू वो आपका देहरादून टू दिल्ली, ठीक है। अब उसको आप अपने हिसाब से जो है यूज कर सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन जो है आपके इसी तरह से घुमा फिरा के आते हैं। चलिए अब जो है नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट होता है 4th नंबर, पोस्ट क्या होता है, ठीक है। पोस्ट ये वाला नहीं, पद वाला नहीं, ठीक है। ये पोस्ट कंप्यूटर की एक टर्मिनोलॉजी, किसी दिन मैं एक कंप्यूटर की टर्मिनोलॉजी से अलग एक क्लास लेके आऊँगा जहाँ पर कंप्यूटर के जो स्पेसिफिक टर्म होते हैं उनके बारे में बात करेंगे। पोस्ट का मतलब पावर ऑन सेल्फ टेस्ट, जो प्रोग्राम ऑन सेल्फ टेस्ट, पावर ऑन सिस्टम टेस्ट, प्रोग्राम ऑन सिस्टम टेस्ट। तो जो पोस्ट होता है वो बेसिकली होता है पावर ऑन सेल्फ टेस्ट, यानी कि अगर आप आपके घर में डेस्कटॉप होगा तो आप सीपीयू में जो बटन दबाते हैं वही फर्स्ट जो एग्जीक्यूशन होता है उसी को ही पोस्ट कहते हैं। अगर आप लैपटॉप आपके घर में होता है तो पावर बटन को जो ऑन करते हैं उसी को ही पावर ऑन सेल्फ टेस्ट कहते हैं, ठीक है। कंप्यूटर के चालू होने और के से बंद होने तक उसके बीच में जो होता है सेल्फ टेस्ट ही उसको कहते हैं। इसका मकसद होता है कि कंप्यूटर के हार्डवेयर को ठीक करना। आपने देखा होगा स्प्लिट ऑफ सेकंड में वो एक बार घूमता है। कभी आप ध्यान देना जब आपका सिस्टम या लैपटॉप ऑन करो आप उसको थोड़ा सा पास जाकर कितनी स्पीड से उसके फैन घूमता है, तो यानी सारी टेस्टिंग करता है, तब जाके विंडोज़ वो ओपन होता है। डायरेक्टली आप नहीं ओपन होता, आप फ़ोन भी ओपन करते होंगे तो धीरे धीरे ऑन आपका वो चीज़ होता होगा, ठीक है। सबसे पहली बात कि जो पोस्ट होता है कंप्यूटर के जो फर्मवेयर होते हैं जिसके अंदर बायोस और यूईएफआई वगैरह होते हैं उनके जो को डायग्नोस करता है। मतलब बायोस के बारे में मैं अभी आगे आपको डिटेल में बताऊंगा जब हार्डवेयर का सेक्शन आएगा, या फिर जब सीपीयू का जब टॉपिक आएगा उसमें हम इन चीज़ों को डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो आप पोस्ट के बारे में समझ लेते हैं क्या क्या इंपॉर्टेंट होते हैं। तो आप देख सकते हैं, इसको आप नोट भी कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट जो है क्वेश्चन के तौर पर आता है कि पोस्ट के कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम को लोड होने से पहले चलता है, ठीक है। अब ये क्वेश्चन घुमा फिरा के आता है कि पोस्ट कब चलता है, तो आप जस्ट समझ सकते हैं कि कंप्यूटर के ऑपरेटिंग सिस्टम यानी कि विंडोज़, अब देखिए जब आप ऑन करते होंगे, जब पूरी कंप्लीट करीब 30
सेकंड या फिर 40 सेकंड के आसपास की वो टाइमिंग रहती है, उसके बाद ही विंडोज़ के लिए लॉगिन का ऑप्शन आता है, उससे पहले जो है लॉगिन का ऑप्शन नहीं आता है, ठीक है। और उसके अलावा पोस्ट के दौरान CPU, रैम वगैरह सारी स्टोरेज डिवाइसेस को चेक करता है सिस्टम, उसके अलावा हार्डवेयर को चेक करता है, उसके अलावा OS को, तमाम चीज़ें हैं कि कोई उसमें दिक्कत तो नहीं है। तो ये सारे पोस्ट के काम होते हैं, इसको आप समझ लीजिएगा और बाकी इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। बाकी अगर मैं डिटेल में समझाने लगूंगा तो फिर एक क्लास जो 10 MCQ, वैसे ही हमने बहुत कम MCQ रखे हुए हैं 10, अगर हम ज़्यादा MCQ रखेंगे तो कम से कम एक क्लास 1-1 घंटे की हो जाएगी, ठीक है, आप बोर भी हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कंप्यूटर में सिस्टम सॉफ्टवेयर का सबसे महत्वपूर्ण भाग क्या होता है, ठीक है। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, ठीक है, तमाम इस तरह के हमने आपको बताया। तो कंप्यूटर में सिस्टम जो सॉफ्टवेयर का जो होता है कंपाइलर, इंटरप्रेटर, ऑपरेटिंग सिस्टम, पैकेज, तो जो काम होता है वो होता है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। कंपाइलर क्या होता है, जो बहुत सी जो चीज़ें होती हैं उनको कंपाइल, एक तरह से आप छानना भी कह सकते हैं इसको, छान के जो आपके पास जो फाइनल आउटपुट आता है कंपाइल करके, असल में ये जो कंप्यूटर जो प्रोग्रामिंग होती है उसमें जो है कंपाइल करके डेटा जो फाइनल आउटपुट होता है वो हमको शो करता है। इंटरप्रेटर भी होता है जो बीच का काम करता है छांटने का, ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम तो आपको पता ही है, मैंने इसके बारे में डिटेल में ऑलरेडी बता रखा है कि ऑपरेटिंग सिस्टम जो था मेन आपका जो एक तरह से आपका जो हार्ट है वो किसी भी कंप्यूटर सिस्टम का। और पैकेज यानी कि डेटास के फॉर्म को कलेक्टिव फॉर्म में जो होता है वो पैकेज के तौर पर होता है, ठीक है। तो कंप्यूटर में सिस्टम सॉफ्टवेयर का सबसे जो महत्वपूर्ण भाग होता है वो आपका जो है ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इसमें से आपको विषम शब्द यानी कि ऑड शब्द छांटना है। यूनिक्स, डॉस, MS डॉस, इसको डॉक्स भी बोलते हैं, ठीक है, विंडोज़ 98, एक्सेल। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो जो यूनिक्स है वो भी आपका जो है ऑपरेटिंग सिस्टम है। जिस तरह से आपका लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है उसी तरह से आपका यूनिक्स भी जो है ऑपरेटिंग सिस्टम है। एक दिन मैं ऑपरेटिंग सिस्टम से रिलेटेड ही बहुत सारे एक अलग से लेके आऊँगा चैप्टर, ठीक है, जहाँ पर आपको कितने ऑपरेटिंग सिस्टम है, कहाँ से ऑपरेटिंग सिस्टम स्टार्ट हुआ, ठीक है, सब वो मैं लेके आऊँगा। तो आपका यूनिक्स भी अपने आप में एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, विंडोज़ डॉक्स भी ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये मैंने आपको बताया। विंडोज़ 98 तो ऑपरेटिंग सिस्टम है ये। तो जब सब ऑपरेटिंग सिस्टम है तो ये क्या है, एक्सेस। एक्सेस बेसिकली एक डेटा बेसिंग सॉफ्टवेयर है। जब आप MS ऑफिस, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस इंस्टॉल करते होंगे तो आपका वर्ड इंस्टॉल होता होगा, आपका MS एक्सेल इंस्टॉल होता होगा, आपका पावर पॉइंट, क्योंकि ये सीधे डेटा जो डॉक्यूमेंटेशन के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं। आपके MS ऑफिस हो गए, आपके एक्सेल हो गए और आपका हो गया पावर पॉइंट जो कि PPT के दौर पर आता है। लेकिन साथ ही अगर आपको डेटाबेस कलेक्ट करना हो, इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी हो, तब आप क्या करेंगे। हालांकि ज़्यादातर लोग वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट में ही कर लेते हैं, बस उस डेटाबेस को एक सिंक्रोनाइज और एक रिफ्रेश फॉर्म में तैयार करने के लिए एक्सेस का इस्तेमाल होता है। इससे पिछली क्लास में हमने आपको बताया होगा कि DBMS करके एक MCQ आया था, DBMS क्या होता है करके, वहाँ पर हमने उसको डिटेल में आपको बताया है कि DBMS यानी कि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम होता है, जिसके तहत जो सबसे पहले आपको पढ़ाया जाता है वो MS एक्सेस से होता है। यानी कि जैसे आपको छत पर चढ़नी हो तो ये नंबर 1 सीढ़ी है DBMS। इसके बाद SQL.NET, PHP, तमाम चीज़ें आती हैं जहाँ पर आपको जो है डेटा को किस तरह से सिक्योर करना होता है, किस तरह से मैनेजमेंट करना होता है, यही बताया जाता है MS एक्सेस में। ये माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस है जहाँ पर इज ए डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम फॉर माइक्रोसॉफ्ट दैट कंबाइन ग्राफिकल यूजर इंटरफेस विद सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट टूल्स। तो बहुत सारे इसमें टूल्स होते हैं जिसकी हेल्प से आप जो है बहुत सारी चीज़ों को एक्सेस कर सकते हैं और चीज़ें किस तरह से ग्राफिक और तमाम ऐसी फॉर्मेट में बनाई जाती है ताकि यूज़र को आसानी से जो है चीज़ें समझ में आए, ठीक है। मान लीजिए एक स्कूल का आपको डेटा बनाना हो जहाँ पर 100 बच्चे हैं, 100 बच्चों का रिजल्ट बनाना हो, अलग अलग मार्क्स हैं ABCD और किस तरह से किसने फर्स्ट हुआ, कौन थर्ड हुआ, कितना कॉम्प्लिकेटेड ये चीज़ है। हालांकि मोस्टली लोग वर्ड के एक्सेल में ही ये सब प्रिपेयर कर लेते हैं, लेकिन एक्सेस इज़ द वन ऑफ द बेस्ट जहाँ से आप डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं। अगर एक चीज़ और, हाँ, मैं आपको वो बताना चाहूँगा कि अगर आपने एक्सेस में डेटा एक बार स्टोर कर दिया और हाइपरलिंकिंग का नाम
सुना होगा आपने। हाइपरलिंकिंग बेसिकली क्या होता है कि दो चीज़ों को एक साथ जोड़ने के, दो फाइल्स को एक साथ जोड़ने का काम करता है हाइपरलिंकिंग। ये आप वर्ड में और एक्सेल में पढ़िएगा, बहुत अच्छी काम की चीज़ है हाइपरलिंकिंग। तो अगर आपने डेटाबेस बना के रखा हुआ एक्सेस में, वहाँ से आप अगर डायरेक्टली एक्सेस कराना चाहेंगे एक्सेल में हाइपरलिंकिंग के थ्रू, तो आपको कोई मेहनत करने की ज़रूरत नहीं, वो डेटा खुद ही आपका एक्सेस से उठा के आपके एक्सेल में दे देगा। वाह, बल्ले बल्ले, आपका काम जो 2 घंटे का काम है 2 सेकंड में आपका स्प्लिट ऑफ सेकंड में एक्सेस करके पूरा सिंक्रोनाइज फॉर्मेट में हो जाएगा। तो ये काम होता है बेसिकली डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 7वां है कि वो प्रोग्राम जो कंप्यूटर के प्रयोग को आसान बना देता है, यानी कि आप यूज करते होंगे कंप्यूटर, तो आसान कौन? यूटिलिटी। ठीक है, एप्लीकेशन, यूटिलिटी, नेटवर्क, ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ऑपरेटिंग सिस्टम तो होता ही है, ठीक है, लेकिन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर मैंने ऑलरेडी आपको उस दिन वाले में बताया था, जो हम नॉर्मली MS ऑफिस, एक्सेल ये करते हैं, ये आपके एप्लीकेशन होते हैं। यूटिलिटी जो हमें यूज करते हैं, और जैसे आपके एंटीवायरस और तमाम ऐसे यूटिलिटी सॉफ्टवेयर जो हमें आसानी से यूज करने के बाद हमारी जो एक्सेसिबल पावर है वो ज़्यादा हो जाती है। नेटवर्क क्या है? ये तो इंटरनेट और ये सब की बातें हैं। ठीक है, नेट ऑपरेटिंग सिस्टम तो मैंने आपको बता दिया। तो एग्जैक्ट आंसर क्या होगा? यूटिलिटी होगा, यानी कि वह प्रोग्राम जो कंप्यूटर के यूज को और आसान हमारे लिए बना देता है यूजर के लिए, वो आपका जो है यूटिलिटी के तहत आता है। आप देख सकते हैं ये यूटिलिटी सिस्टम सॉफ्टवेयर जो कि कंप्यूटर सिस्टम में सुचारू रूप से मदद करता है, जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम के काम को आसान बना देता है। ठीक है, और यूजर का जो एक्सपीरियंस है ना, और आसान हो जाता है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करके। चलिए, और यहाँ तक आ गए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर ही लिया होगा आपने, और आप हमें ट्विटर पे फॉलो कर सकते हैं, आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, URL का फुल फॉर्म क्या होता है? URL आपको पता ही होगा, आप वेबसाइट का यूज करते हैं उसी को जो है URL बोलते हैं, जिसका फुल फॉर्म होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ठीक है, अभी क्या होता है, मैं आपको अलग उसमें वेबसाइट में क्या होता है जो कि स्टार्ट होती है आपकी www से। तो यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर पहला इसका आंसर होगा, दूसरे वगैरह ये आंसर नहीं होंगे, ध्यान से पड़ेगा। चलिए, अब समझ लेते हैं पूरा यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर क्या होता है। ठीक है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर वहाँ पर होता है जहाँ पर सारी डेटा इंफॉर्मेशन होती है एक छोटे से वेबसाइट के फॉर्मेट में होती है, जो कि आपकी इस तरह से होती है http www.examplexyz.com। अब यहाँ पे हम समझ लेते हैं पूरा यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर होता क्या है। अब देखिए, ये आपकी पूरी एक वेबसाइट है www.google.com, यहाँ पर आप सारे डेटा को सर्च करते हैं। तो जो आपकी स्टार्टिंग जो होती है, आपने देखा होगा HTTP, इसको हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र जो है प्रोटोकॉल कहते हैं। ये नेटवर्किंग में जब हम जाएंगे, वहाँ पर हम आपको समझाएंगे कि HTTP का क्या काम होता है और किस तरह से इसको बनाया जाता है और कैसे इसे पूरे काम होते हैं। ये कोलन हो गया, ये आपकी बैकस्लैश होगी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करे। आप देखना, आपका एक बैकस्लैश गायब हो जाएगा, वेबसाइट काम ही नहीं करेगी। ठीक है, नेक्स्ट होता है www, जो कि आपका सब डोमेन होता है, और उसके बाद जो गूगल या फिर XYZ होता है, ये आपका मेन डोमेन नेम होता है, और जो .com होता है वो आपकी जो है टॉप लेवल डोमेन लिमिटेशन। .com यानी कि बेसिकली ये दर्शाते हैं कि जो हमारी पूरी ये पीछे की, अब मान लो, आप समझ लो कि ये आपका इंजन है और ये पीछे सारे इसके डब्बे हैं। तो ये इंजन जो है डिसाइड करता है कि भाई ये वेबसाइट जो ऊपर आप देख रहे हो स्टार्ट के पीछे के हमारे डिब्बे लगे हुए हैं, ये डिब्बे किस चीज़ के हैं? मालगाड़ी के हैं या फिर पैसेंजर के हैं? ठीक है, .com से स्टार्ट होता है, जैसे कोई कॉमर्शियल हो, या आप देखते होंगे सारे जो गवर्नमेंट की वेबसाइटें होते हैं, .in होता है इंडिया, अगर लगाओ, अगर मान लिया आप ऑस्ट्रेलिया के .au, पाकिस्तान की .pk, ठीक है, इस तरह से अलग अलग होता है, .ng न्यूजीलैंड, और अगर गवर्नमेंट की वेबसाइटें हैं तो वहाँ पर आपको .gov.in लिख के आएगा। ठीक है, तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो स्टार्ट में आपका हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, फिर आपका जो www होता है वो आपका सब डोमेन होता है, उसके बाद अगला जो डिब्बा होता है वो आपका डोमेन का डिब्बा होता है, जो लास्ट का डिब्बा होता है, और जो मतलब लास्ट का क्या, जो इंजन होता है वही सबसे चीज़ बताता है कि ये होता है। तो ये असली चीज़ है URL, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। तो बहुत सारे क्वेश्चन भी इसमें बीच में से आ सकते हैं कि एक आपको
वेबसाइट उठा के दे देगा www.google.com। इसमें बोलेगा इसमें डोमेन कौन सा है, इसमें बोलेगा सब डोमेन कौन सा है, इसमें बोलेगा कि HTTP का क्या मतलब क्या हुआ। तो जब आपको URL सही से आप समझे नहीं होंगे तो कैसे आप जो है वो चीज़ मालूम कर पाएंगे कि जो www.google.com है उसमें अलग अलग जो डिब्बे लगे हैं उनका क्या इंपॉर्टेंस है और जो इंजन लगा हुआ है उसका क्या इंपॉर्टेंट है। उम्मीद करता हूँ आप सही से इस एग्जाम्पल के तहत समझ गए होंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कोबल। ठीक है, COBOL। तो कोबल क्या है? कंप्यूटर बेसिक ऑपरेशन लैंग्वेज या फिर कंप्यूट बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज या फिर कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज या फिर कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड जो है लैंग्वेज, ये दोनों एक ही यहाँ पर है। तो जो कोबल का जो फुल फॉर्म है वो आपका यहाँ पर ओरिएंटेड है, तो कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। ये भी एक प्रकार की कंप्यूटर की लैंग्वेज है जो कि बहुत पहले यूज होती थी। स्टार्टिंग में जो बिगनर जिन्होंने कोडिंग सीखी होगी वो कोबल में ही यूज किए होंगे। कोबल इज सिमिलर टू इंग्लिश एंड is designed by the readable, maintainable and portable। है आर द सम इंटरेस्टिंग फैक्ट अबाउट द कोबल के बारे में। तो इसका जो फुल फॉर्म है कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज, इसका फुल फॉर्म है, ये कभी भी आपको आ सकता है। चलिए अब यहाँ पर हिस्ट्री देख लेते हैं कि सितंबर 18, 1959 में इसको बनाया गया था US डिपार्टमेंट की ओर से, US डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस की ओर से। कोडासिल एक जो वो थी योजना, उसके तहत इसको बनाया गया था, जिसका फुल फॉर्म यहाँ पर आप देख सकते हैं लिखा हुआ है डेटा सिस्टम लैंग्वेज कमेटी ऑन जो है डेटा सिस्टम लैंग्वेज इनिशिएटिव के तहत इसको बनाया गया था 1800 जो है 1959 में। तो ये एक इन्फॉर्मेशन है। कोबल इज़ यूज्ड स्पेशली इन बिजनेस, फिनेंस और एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम और कंपनीज, गवर्नमेंट, स्पेशली इन बिजनेस इंडस्ट्री। तो बहुत ही सिक्योर लैंग्वेजेस हैं ये जो आप यूज करते हैं। ठीक है, तो इसमें से जो क्वेश्चन आएगा वो मैंने आपको बता दिया कि किस तरह से क्वेश्चन आने वाला है। चलिए अब चलते हैं आज के हम अपने अंतिम क्वेश्चन के तरफ। चलिए नेक्स्ट और अंतिम क्वेश्चन है हमारा, दूर संचार के क्षेत्र में ISP का क्या इंपॉर्टेंट है, क्या होता है ISP का फुल फॉर्म आप देखते हैं इंटरनेट स्पीड प्रदाता प्रोटोकॉल, सेवा प्रोटोकॉल, इंटरनेट सर्विस। तो बेसिकली इसका आंसर डी है, इंटरनेट सेवा प्रदाता यानी कि ISP। ठीक है, जब नेटवर्किंग का एक चैप्टर आएगा वहाँ पर हम सारी चीज़ें आपको अच्छे से डिटेल में बताएंगे। यहाँ पे आप शॉर्ट में समझ लीजिए कि जो स्पेशली इंटरनेट ISP होता है उसको मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर जो कि आपको इंटरनेट देता है। ठीक है, जैसे कि आजकल आपके एयरटेल, जियो, ये सब इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर होते हैं जो कि आपको इंटरनेट एक्सेस करवाते हैं और आपके घर तक इंटरनेट पहुंचाते हैं। बाकी आप देख सकते हैं एग्जांपल में कॉमकैट, AT&T लैब, टाइम वार्नर केबल, अलग अलग इनके नाम है। गूगल फाइबर भी आजकल आप जैसे जियो फाइबर, ये सब है। ISP कैन ऑल्सो ऑफर रिलेटेड सर्विसेज एज ईमेल अकाउंट, वेब होस्टिंग, तमाम ये चीज़ें हैं जो आप इसमें कर सकते हैं। तो गाइस ये रही आज की क्लास। आई होप सो आपको सारी चीज़ें सारे MCQs और जो डिटेल में हमने सारी चीज़ें आपको समझाई आपको समझ में आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल पे पहली बार आएँ तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थोड़ी अगर क्लास लेंदी हो गई हो तो उसके लिए क्षमा चाहता हूँ, क्योंकि मेरी आदत है किसी भी चीज़ को मैं डिटेल में जो है समझाने की कोशिश करता हूँ। मेरा मकसद भी यही है। देखिए, मेरा मकसद ये नहीं कि एक क्वेश्चन है उसके 4 आंसर है, हाँ टिक लगा दो, हाँ इसका आंसर है, ये मैं नहीं चाहता हूँ। यही मेरे को करना होता है तो अब तक मैं 10-20 क्लास ऑलरेडी आपके लिए लेके आ गया होता। लेकिन मेरा मकसद है कि 10 क्वेश्चन उठाऊंगा, लेकिन ऐसे उठाऊंगा कि जो आपको समझ में भी आएंगे, सब आपके लिए इम्पोर्टेंट होगी, डिटेलिंग में उसके अंदर जाएंगे ताकि आपको ये लगे ये MCQ नहीं, ये बिल्कुल एक क्लास ही जो है चल रही है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में बहुत ही जल्द। PDF टेलीग्राम पर मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। चैनल पे नए आए हैं तो सब्सक्राइब करना ज़रूर, और बाकी आप हमें अदर इंस्टाग्राम, ट्विटर के माध्यम से मिल सकते हैं। धन्यवाद।